जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, आज 25 जुलाई फ्राइडे रात के लगभग 8:45 बजे हैं जब मैं संगत जी के साथ शेयर करने के लिए अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि ये सत्संग जो मुझे कल ही रिकॉर्ड करना चाहिए था, यस्टरडे यानी कि थर्सडे को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। शायद इसमें एक फैक्टर मेरा आलस ही रहा होगा। तो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। संगत जी, ये मेरे लिए एक बहुत ख़ास और बड़ा सत्संग है और बहुत ब्लेसिंग भरा सत्संग है। थोड़ा सा शायद ये लंबा हो जाए क्योंकि जो बड़ा सत्संग होता है बहुत बड़ा शुक्राना होता है, तो उसमें संगत जी को थोड़ी सी आगे पीछे की सारी बात खुल के बताई जाए तो उनको भी खुल के समझ में आता है। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर रिटायर्ड हूँ फिज़िक्स की और मैं अनमैरिड हूँ। मेरी एक बड़ी सिस्टर भी थी, वो मेरे से 1 साल बड़ी थी, वो भी अनमैरिड थी। हम दोनों आसपास की 2 कॉलोनीज़ के बहुत प्रेस्टिजियस दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते थे और 1 साल वो मेरे से बड़ी ज़रूर थी, लेकिन मेरा बर्थडे और उनका बर्थडे सेम डे होता था और देखने में लोगों को हम जुड़वा बहनें लगती थी। उसके स्टूडेंट्स और कोलीग्स और मेरे स्टूडेंट्स और कोलीग्स अगर हम इकट्ठे खड़े हों, मतलब थोड़ी एक दूसरे के स्कूल चले जाएं, तो वो हमें पहचान ही नहीं पाते थे और यही हालात हमारे आस पड़ोस के लोगों के भी थे कि लोगों को लगता था कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक दूसरे के हम पूरक थे, हमें कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, कभी कमी भी नहीं खली कि हम दोनों अनमैरिड हैं। हम एक दूसरे के 24 आवर्स पार्टनर थे बचपन से। पर एक दिन ऐसा आया, ये सावन मास के त्रयोदशी यानी कि राखी के एक दिन या 2 दिन पहले कह सकते हैं की बात है, 2017 में। इट वॉज़ ए सैटरडे। हम दोनों सिस्टर्स आए स्कूल से अपना अपना पीटीएम अटेंड करके फर्स्ट टर्म का, और मेरी जो सिस्टर है उसने सावन के महीने में शिव जी का एक अनुष्ठान बहुत बड़ा शुरू किया हुआ था, बहुत बड़ा दरबार सजाया हुआ था घर में, अपने स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद। मतलब खूब शिव जी की और माँ पार्वती की पूजा करनी, शिव पुराण पढ़ना। और जिस दिन राखी की पूर्णमासी होती है उस दिन रुद्र अभिषेक और हवन प्लान किया हुआ था। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है
माँ का, माता का, जिसको झंडे वाला मंदिर कहते हैं। तो हर संडे को हम झंडे वाले मंदिर जाते थे, दोनों बहनें। उसी ऑटो में झंडे वाले मंदिर जाते थे, उसी टाइम पे जाते थे जिस टाइम पे बाकी वीकडेज़ पे हम अपने स्कूल के लिए निकलते थे, 7 और पौने 7 के बीच के टाइम पे। पर उस दिन त्रयोदशी वाले दिन स्कूल से आने के बाद खाना खा के चाय पी के मेरी जो दीदी हैं वो एक जो हवन का सामग्री की लिस्ट डिक्टेट कर रही थी, नोट करवा रही थी शॉपकीपर को, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें नहीं, हमारे को होम डिलीवरी की तो आदत है, पर फ़ोन पे अब तो हम व्हाट्सएप पे लिस्ट देते हैं, पर तब इतना नहीं था। तब फ़ोन पे डिक्टेट ही करते थे, और वो लिस्ट डिक्टेट करते करते वो गुरुजी के चरणों में चली गई। मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा धक्का था। वो 53 इयर्स की थी और मैं 52 इयर्स, मतलब वो 53 की होने वाली थी, मैं 52 की होने वाली थी। तो इससे बड़ा लाइफ में धक्का किसी को लग नहीं सकता कि 52 इयर्स की मेरी पार्टनरशिप राइट फ्रॉम बर्थ थी, और हम इकट्ठे साथ मतलब उठना बैठना, आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, ऑल टाइम पार्टनर्स थे। मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो तो उम्र के 20, 25 और 30 की एज ग्रुप में जाके एक दूसरे के कंपेनियन बनते हैं ना। तो हमें तो ऊपर वाले ने जन्म से ही एक दूसरे का कंपेनियन बनाया हुआ था। अब संगत जी उसकी जब डेथ हुई तो उससे 15 मिनट या 20 मिनट पहले मैं क्योंकि इन दिनों में वो फाइल करते हैं ना ITR वगैरह, तो कोई 8 महीने पहले मेरे फादर गए थे गुरुजी के चरणों में। तो मैं उसको ये कह रही थी कि अब खाना वाना खा के, तो सैटरडे वाला दिन है, तो संडे को झंडे वाले मंदिर हम जाते थे, वहाँ से पूजा का सामान भी लाते थे। और तो हम थोड़ा सा अपनी पासबुक्स और जो हमारे चेक बुक्स हैं और बाकी सारे जो फाइलें हैं उनको एक बारी निकाल के सारा सेट कर लेंगे, क्योंकि हमने एक दूसरे की पासबुक्स तक नहीं देखी हुई थी। हमारे 2 ढाई साल से रेनोवेशन चल रही थी, और पापा जो थे हमारे बेड रिडन थे, घर में लेबर भी थी और पापा के अटेंडेंट्स भी थे, क्योंकि 2 अटेंडेंट्स उनको चाहिए होते थे, ना उन्हें नज़र आता था ना वो उठ बैठ सकते थे, तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। और हम दोनों स्कूल टीचर्स थे, जॉब पे जाते थे। तो ये बात की और उसके 15-20 मिनट बाद लिस्ट डिक्टेट करते हुए ही वो चल बसी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। लिस्ट डिक्टेट करते करते एक संतों वाली जैसे होती है अखीरली मौका। अब संगत जी मेरी सिस्टर के स्कूल वालों ने कुछ महीनों बाद बुलाया और कहा कि भाई जो ग्रेचुटी है, वो मेरी एक और बड़ी सिस्टर है जो मैरिड है, कि उसमें तो आप दोनों सिस्टर्स का 50% शेयर है, क्योंकि ये तो स्कूल रिकॉर्ड्स में होता है। और प्रॉफिट एंड फंड जो है, मैं छोटी सिस्टर हूँ, 100% उसके नाम पे है। तो आप इसका क्लेम कुछ महीनों बाद करना, क्योंकि अभी फंड्स सेटल होने में, PF के फंड सेटल होने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि अब्रप्टली वो हुई है तो सारा अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, एरियर्स हैं कुछ हैं। अब संगत जी मेरे को कभी चोट लग गई, कभी बीच में कोरोना आ गया, या मतलब हालात ऐसे बने कि मेरा को कुछ तो रास्ता ही नहीं मिला, और कुछ मेरा मन भी नहीं था। मैं खुद ही इतनी बीमार पड़ने लगी कि मेरे को लग रहा था कि अपने स्कूल की जॉब कर लूँ, अपने जो मेरी अर्निंग्स हैं, अपना PF है, जब वो मिल जाएगा तो फिर अपनी दीदी का PF देखूँगी। तो करते कराते कहाँ 2017 के 5 अगस्त को मेरी दीदी नंबर 2 पे जो थी अनमैरिड, मेरी एक और दीदी है नंबर 1 पे जो वो मैरिड है। तो संगत जी 2022 के अक्टूबर में मैं रिटायर हुई, और नवंबर के दिसंबर एंड में हम बड़े मंदिर में, मैंने अपनी सिस्टर जो नंबर 1 वाली है
कि हम प्रे करते हैं कि अब जो भी हमारे सिस्टर के क्लेम है उसके बारे में, मतलब उसके लिए हम अब प्रोसेस करते हैं। जबकि मेरा अपना पीएफ भी मिलने में टाइम लगना था, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी। उससे पहले मैं फ्री नहीं थी, ना मेरी हेल्थ अलाउ करती थी, मैं तो खुद ही कोरोना में ऑक्सीजन पे चली गई थी। अब संगत जी बहुत अड़चने आनी शुरू हो गई कि फॉर्म ही डाउनलोड नहीं हो रहा करते कराते। कहाँ मैं 2022 के अक्टूबर में रिटायर हुई और 2025 के फरवरी तक एक तो मेरे को अपना ही पीएफ नहीं मिला। तो जब भी मैं गुरुजी से अरदास करती या बड़े मंदिर में जाके गुरुजी से प्रार्थना करती, तो कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी टेलीपैथी से ये संदेश देते थे कि जो मेरी सिस्टर है वो खुश नहीं गई है और उसका पैसा जब तक वो नहीं चाहेगी, क्योंकि वो इतनी मतलब कि डिवाइन सोल थी कि अगर किसी देवी देवता का भजन चल रहा है ना, जैसे साईं बाबा का भजन चल रहा है, तो उसमें वही रूप आ जाता था। और अक्सर उसमें माँ काली की चौकी आती थी। और अगर आप कृष्ण या राधा के भजन गाएं तो कृष्ण का रूप मतलब उसमें वो एक मतलब कि अपने आप में ही दैविक शक्ति थी। और मुझे भी फील होता था कि मैं थी तो उससे 1 साल ही छोटी, लेकिन शी वॉज मदर सिस्टर एंड आई वॉज बेबी सिस्टर। तो कई बार आप इतने डिमांडिंग हो जाते हो कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि सामने वाला आपकी वजह से कितना हर्ट हो रहा है या कितना परेशान हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने बहुत रियलाइज़ की कि नोइंगली अननोइंगली बचपने में इतनी बड़ी मैं हो गई थी, तब भी उसके रहते मैं हमेशा अपने आप को छोटे बच्चे की तरह ही फील करती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। और वो हमेशा एक हाफ मदर की तरह मेरे साथ ट्रीटमेंट करती थी। मुझे बहुत रिग्रेट भी होता था। मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया उसके जाने के बाद कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ, नासमझियाँ, नादानियाँ की हुई हैं अपनी सिस्टर के साथ। उससे कितना नाराज़ किया हुआ है, कितना हर्ट किया हुआ है। तो संगत जी मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो हमें उसके पीएफ के ग्रेच्युटी तो सामने से बुला के स्कूल वालों ने चेक दे दिया, हमने तो अभी किसी प्रोसेस का वो ही नहीं किया था। और इधर अब पीएफ का फॉर्म डाउनलोड करने में ही इतनी अड़चनें आने लगी हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बीच में पिछले साल मेरी बड़ी सिस्टर ने भी अपने हस्बैंड को खो दिया, वो गुरुजी के चरणों में चले गए। तो उसको भी पैसे की ज़रूरत थी। और रिटायरमेंट के बाद जब आपको पेंशन ना के बराबर मिले तो आपको रियलाइज़ होता है कि अब जहाँ जहाँ आपके पैसे हैं वहाँ पे आप ट्राई करो, हाथ पैर मारो। तो अब लेट बड़ा हो गया। और दूसरा एक बहुत बड़ा हर्डल ये होता है संगत जी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कि जो एक अनमैरिड लेडी होती है उसका क्लेम लेने में बहुत दिक्कतें आती है, स्पेशली अगर आपने इतना लेट कर दिया हो। एक तो हमारी जो ई नॉमिनेशन है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी मेरी नॉमिनेशन। दूसरा ये था कि रूल ये कहता है कि क्लेम जो है वो लीगल हायर को मिलना है। लीगल हायर मतलब पेरेंट्स, स्पाउस या बच्चे। तो अब जो मेरी दीदी थी ना, तो हमारे पेरेंट्स उससे पहले ही जो है जा चुके थे। हस्बैंड उनके थे नहीं, वो अनमैरिड, तो बच्चे भी नहीं थे। और नॉमिनेशन उसने मेरा डाला हुआ था। अगर नॉमिनेशन हो तो फिर लीगल हायर का नहीं तो बनती, लेकिन क्योंकि हमने लेट बहुत कर दिया था तो वो ई नॉमिनेशन जो 2023 में मुझे दिखाई थी पीएफ वालों ने, जब मैं अपने पेंशन के लिए गई थी, अब जब हमने 2025 में वो क्लेम किया तो संगत जी मैं हैरान रह गई कि वो ई नॉमिनेशन अब वहाँ से रिकॉर्ड्स में से चली गई थी। और संगत जी जो हमने फरवरी में जो प्रोसेसिंग शुरू की
कभी स्कूल वालों के चक्कर और कभी ईपीएफ के चक्कर और कभी इधर उधर और लोगों से सलाह लेने के चक्कर, और मेरे को बैकबोन का इशू, इसलिए मेरी मोबिलिटी बड़ी कम थी, ना मैं ज़्यादा उठ बैठ पा रही थी उन दिनों में। इशू तो अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से काफ़ी फ़र्क पड़ने लगा है। तो उस टाइम फरवरी मार्च में जो था, प्रॉब्लम ज़्यादा थी, विंटर्स भी थी। सिस्टर मेरी जो है उसको नी जॉइंट्स का इशू है। संगत जी, जो वो केस मेरा डील कर रही थी सिस्टर के डेथ क्लेम का, वो एक ज़िद पे अड़ गई कि आपको नॉमिनेशन लेके आना है, आपको एक्नॉलेजमेंट लेके आनी है। उसने इतनी ज़िद पकड़ ली कि स्कूल वालों ने से इतनी तो हमने चक्कर काट के लेटर्स बनवाई, एफिडेविट्स बनवाए, स्कूल वालों ने अपना पूरा कोऑपरेशन दिया। लेकिन ये जो क्लर्क थी, ये एक तरह से थोड़ी सी अपनी ड्यूटी से कतरा रही थी। अगर ये नॉमिनेशन 2020 के पहले वाले अवेलेबल नहीं हैं, तो फाइलों में तो होंगे ना। स्कूल वालों ने नॉमिनेशन 2008 का निकाला कि उसकी एक्नॉलेजमेंट करते हुए, मतलब कहने का ये कि बहुत ज़्यादा खींचता गया मामला। और अब बार बार स्कूल वालों को जाके रिक्वेस्ट करना, वहाँ बैठना, और कभी प्रिंसिपल अवेलेबल है, कभी राउंड पे है, कभी आउट ऑफ स्कूल है। तो संगत जी, अब मेरे लिए धीरे धीरे ये पेपर्स, लेटर्स स्कूल से लेना और वहाँ दिखाना और उनकी बातें सुनना, दोनों जगह पे ना एक तरह से हैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन फील होना शुरू हो गया। हमारी कागज़ों में कोई कमी नहीं थी, केस बिल्कुल जेन्युइन था, हर तरह की डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कही वो हमने ला के दी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट उन्हें अपनी फ़ाइल में ढूँढनी चाहिए थी, वो स्कूल वालों पे थोप रहे थे, जबकि स्कूल वालों ने कि वो ज़िम्मेवारी है ही नहीं। अब संगत जी, मेरे को ये सब करते हुए, मतलब उन्होंने जो ईपीएफ वाले हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा ये चीज़ कर दी कि अगर एक लेटर में 2 चीज़ें एक साथ लिख दिया तो उसको भी स्प्लिट करके बनवाओ। मतलब स्कूल वाले भी इरिटेट हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। और गलती जो थी वो उनकी, मतलब काम वो अपना बचा रहे थे ईपीएफओ वाले, स्कूल वालों ने कोई गलत नहीं किया, स्कूल वालों ने पूरा कोऑपरेशन दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। अब संगत जी, ये करते करते मई का फर्स्ट के सेकंड वीक आया, तो डेली मैं 3-4 घंटे तो गुरुजी के सत्संग सुनती ही हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है। तो गुरुजी के सत्संग में मैसेज होते हैं कि ये सत्संग अभी सुन। कभी वो किसी शरीर के प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, कभी किसी काम के उससे। तो रिपीटेडली एक सत्संग बार बार सुनने को मिल रहा था, अलग अलग आंटीज़ और अंकल का, कि जब कोई आपका रुका हुआ काम सिरे ना चढ़ रहा हो, तो या मॉर्निंग में या इवनिंग में, मतलब रात को, गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जला के ओम नमः शिवाय की एक माला करके गुरुजी के आगे अपनी अरदास ये 40 दिन तक करो। और उसके बाद गुरुजी आपकी अरदास सुनते हैं, आपको संकेत देते हैं, ड्रीम विज़न भी देते हैं, मतलब फिर वो आपका काम सिरे चढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे उपाय सत्संग में गुरुजी सुनवा रहे थे। तो रुके हुए काम जो हैं, मतलब एक होता ना, आपके कागज़ नहीं पूरे या आपका केस नहीं जेन्युइन। अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर जिसको क्लेम देना होता है ना, उसको अपनी स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए वो, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा डबली श्योर होना, कुछ मतलब ये होता है। ये मेरे को लोगों ने बताया कि जब एक अनमैरिड कैंडिडेट का क्लेम होता है ना, तो उसमें उन्हें यही शक में रहते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं, कहीं अगर ये मैरिड है लेडी
तो बाद में कोई इसका वो ना आ जाए, तो हमने कितने सारे एफिडेविट सब कुछ दे दिए। अब मुझे लगा कि ये गुरुजी का संकेत, बार बार सत्संग, एक ही सत्संग अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब गुरुजी का संकेत है। तो संगत जी, मैंने भी रात को गुरुजी, वैसे गुरुजी के आगे दिया मैं जलाती थी, लेकिन किसी दिन जला लिया, किसी दिन नहीं जलाया। तो ऐसे डिसिप्लिन तरीके से नहीं, बीच में मुझे अपने सिस्टर के घर भी जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों मेरी सिस्टर के हस्बैंड, मेरे जीजू के बरसी थी, और कुछ ऐसे हालात बन गए कि मुझे 2-3 दिन उसके घर में मजबूरी में रहना पड़ा, और मैं इतनी बीमार थी कि मैं नहा भी नहीं पाई। लेकिन फिर भी ना, उसके घर में या अपने घर में 40 दिन दिया जला के ओम नमः शिवाय की एक माला करके मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि भाई ऐसे मुझे पेमेंट मिल जाए। अब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, जो भी है, मैं और ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती। तो संगत जी, 1-1.5 महीने से स्कूल वाले रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे। 2 लेटर्स उनको लिखने के लिए बोला हुआ था। तो 23 मई को, जिस दिन मेरे जीजू की बरसी थी, उसी दिन मुझे मैसेज आ गया स्कूल वालों का कि आपके लेटर्स तैयार हो गए हैं, आप आके कलेक्ट कर लो। और उसके अलावा संगत जी, 2 एफिडेविट्स हमें नोटरी से बनवाने थे। अब संगत जी, लेटर तैयार हो गए, 1-1.5 महीने से वेट कर रहे थे, तो लेटर नहीं तैयार हुए। लेटर तैयार हुए तो मैं बीमार पड़ गई, मेरी सिस्टर भी बीमार पड़ गई। तो स्कूल से लेटर लाने में, उसके बाद नोटरी से एफिडेविट्स बनवाने में टाइम लग गया। और अब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, अब मैंने दोनों हैंड्स अप करके आपको सरेंडर कर दिया है। आज ये जो ईपीएफओ वाले बार बार हमारा रिजेक्ट कर देते हैं, लेते नहीं है, एक्सेप्ट हो जाए फॉर्म, और उसके बाद ना मुझे अपनी सिस्टर के स्कूल में हाथ फैलाने पड़े और ना इनके आगे हाथ फैलाने पड़े। अब जो करना है आपने करना है, बस मेरा हो गया। और संगत जी, 22 जून को मेरा चलिया पूरा होना था। 20 जून को ये फॉर्म जो है सबमिट हो गया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका सबमिट कर देंगे, और हमें एक्नॉलेजमेंट दे दी कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने किला फतेह कर लिया है। अब उसके 2-3 दिन बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया उसी लेडी का कि हमारे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप अपने स्कूल वहाँ प्रिंसिपल को जाकर रिक्वेस्ट करिए, आपके इसमें ये ऑब्जेक्शन लग रहा है, ऐसे ऐसे। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरुजी, अब स्कूल वालों ने जो करना है या ईपीएफओ वालों ने जो भी करना है, आप देखो। अगर आप की इच्छा है तो स्कूल वाले भी मतलब मना नहीं करेंगे, और ईपीएफओ वालों को भी वही करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। अब ना मैंने स्कूल वालों को फ़ोन करना है, ना स्कूल जाना है, ना ईपीएफओ वालों को कुछ कहना है, क्योंकि अब ईपीएफओ वाले जो हैं अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वाले पे डाल रहे हैं, और स्कूल वालों की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा वो कैसे ले सकते हैं। तो अब आप ही देखो गुरुजी, अब मैंने ना स्कूल वालों को फ़ोन करना है, ना ईपीएफओ को फ़ोन करना है, मैंने आपसे ही अरदास करनी है, और मैंने आपको कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। अब मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, मैं वेट करूँगी बस। अगर आपने मुझे क्लेम दिलवाना है, आपकी इच्छा है, तो हर हाल में मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे देने से रोक नहीं सकती, और अगर आपने मुझे नहीं दिलाना तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे दे नहीं सकती। मैं इसलिए आप पे सरेंडर कर रही हूँ। अब आप देखो और आपका काम जाने। तो संगत जी, फिर बीच में स्कूल वालों से फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे उन्होंने लेटर कही है, जो लेटर उन्होंने हमें कहा था जाके मांगो, उन्होंने ईमेल पे, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईपीएफओ वालों की, मेरी नहीं थी।
तो उन्होंने स्कूल वालों से ईमेल करके मांगे और उन्होंने दे दिए, और उनके अकाउंटेंट ने बात की मेरे से और मैंने उन्हें सारा समझाया कि ऐसे ना आपका मतलब ना स्कूल की तरफ से ना हमारी तरफ से किसी डॉक्यूमेंट और किसी फैक्ट्स फिगर का कोई अब छोटी सी भी कमी नहीं रह गई। अब जो भी कुछ रह गया है वो उनको डॉक्यूमेंट्स अपने रिकॉर्ड्स में से देखने हैं। तो उसके बाद भी मैंने ना स्कूल में परस्यू किया, ना मैंने ईपीएफओ वालों को कहा, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे गुरुजी हैं। ईपीएफओ वाले और स्कूल वाले रोक ही नहीं सकते मेरा, अगर गुरुजी ने दिलवाना है तो। और वो दे ही नहीं पाएंगे अगर गुरुजी ने नहीं दिलवाना। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे समझ आया कि कंप्लीट सरेंडर का मतलब क्या होता है। तो मैंने सरेंडर कर दिया। और संगत जी, 17 जुलाई को मुझे एक मैसेज मिला ईपीएफओ वालों का कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म नंबर दिस एंड जो भी है उनकी डिटेल्स थी। और संगत जी, कल मैं एक मेडिटेशन के लिए गई हुई थी, जहाँ पे मतलब गीता का, गुरबानी का, मेडिटेशन, ज्ञान, मतलब इस तरह का एक हमारा ग्रुप बना हुआ है। और घर आई तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि कुछ अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में गया है, जो इंश्योरेंस का होता है। वो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने घर आके अपना मोबाइल चेक किया तो मैंने और उसमें था कि 3 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, एक क्लेम का अमाउंट। पर संगत जी, शाम को मैंने देखा 5 साढ़े 5 के बीच में वो पूरा का पूरा क्लेम और इंश्योरेंस सब मेरे बैंक की तरफ से मैसेज आया हुआ कि मेरे अकाउंट में आ गया। तो ये एक चमत्कार था। कहाँ 2017 में डेथ हुई और बीच में ई नॉमिनेशन और इतना कुछ, और ये जो मेरे को क्लेम मिला है इसमें गुरुजी का ही आशीर्वाद था। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना अपना समर्पित करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी के 1 डेढ़ हफ्ते से ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे अकाउंट में एक मोटी रकम आने वाली है, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तो तिजोरी का साइज़ बड़ा कर ले, तेरे पास इतना आएगा। तो मतलब बहुत ब्लेसिंग भरे मनी से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे। और कल गुरुजी ने मेरे को मेरा क्लेम जो इतने सालों से ड्यू था, जिसकी मैंने अब होप मतलब वैसे छोड़ दी थी, इन दी सेंस कि पता नहीं ये क्या करने वाले हैं ईपीएफओ वाले। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि अगर गुरुजी ने दिलवाना है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अब उनके अलावा मैंने किसी और से कुछ नहीं कहना। और जैसे ही मैंने ये कंप्लीट सरेंडर की भावना से गुरुजी को सरेंडर करके उनकी शरण में ये चीज़ रखी, उनके चरणों में ये अरदास रखी, और 40 दिन के अंदर अंदर वो फॉर्म सबमिट हो गया। 40 दिन 22 जून को होने थे, जो दिया जला के ओम नमः शिवाय की माला करके अरदास करनी थी, 20 जून को सबमिट हो गए। और संगत जी, 17 जुलाई को उनका एसएमएस आ गया था कि आपका फॉर्म हो गया है। और 24 जुलाई को पूरा का पूरा पीएफ और डेथ क्लेम जो भी सारा अमाउंट हमारा ड्यू था वो मेरे अकाउंट में आ गया। इसके लिए मैं गुरुजी का शत शत नमन करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि मिठाई मंगवा ले और मिठाई बांटने की तैयारी कर दे। तो इसी के साथ ही मैं आज के इस अपने स्पेशल शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। इस सत्संग को शेयर करते हुए जाने अनजाने जो मेरे से भूल चूक हो गई है, जहाँ जहाँ कोई भी गलत बात कह दी है, उसके लिए सारा संगत परिवार और गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। प्राची आंटी, आप भी मुझे क्षमा कर दें। प्राची आंटी, आपके लिए मेरी स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि मेरा स्पेशल बड़ा सत्संग है
बहुत बड़ी एक मोटी रकम जो मेरी सिस्टर की पूरी लाइफ की पूंजी थी कमाई हुई, जो कि डंप हो जानी थी सरकार के खाते में, वो गुरुजी ने मुझे दिलवा दी। और इसलिए आप ज़रूर ये संगत जी के साथ सत्संग शेयर करें। मैं सारी संगत के लिए गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि जैसे गुरुजी आपने मेरा रुका हुआ, इतना पुराना रुका हुआ काम बना दिया और मेरे को क्लेम दिलवा दिया, तो ऐसे ही वो सारी संगत जो ये सत्संग सुन रही है और उनका कोई ऐसा ही काम रुका हुआ है या उनके पैसे कहीं अड़े हुए हैं, कोई मोटी रकम रुकी हुई है, तो उनको भी संगत जी, उन संगत को भी गुरुजी आप ब्लेस करें, उनका पैसा भी उन्हें दिलवाएं, उनके रुके हुए काम बनवाएं। इसी के साथ मैं सारे संगत परिवार और प्राची आंटी से विदा लेती हूँ और गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे